पाकिस्तान में भयंकर बवाल मचा है। तहरीके लब्बैक पाकिस्तान के अध्यक्ष साद रिजवी पर फायरिंग के बाद देश में आंतरिक तनाव बढ़ गया है। प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच हिंसक झड़पें हो रही हैं। मुनीर की सेना टीएलपी प्रदर्शनकारियों को इस्लामाबाद में घुसने से रोकने के लिए पूरा जोर लगा रही है और इसके लिए कायर मुनीर अपने लोगों पर ही गोलियां चलवा रहा है। और ये भयावह तस्वीरें तस्दीक कर रही है कि कैसे पाकिस्तान में सेना अपने लोगों पर कहर बरपा रही है। सुनिए इन आवाजों को, गोलियों की तड़तड़ाहट। ये अफगानिस्तान का बॉर्डर नहीं बल्कि पाकिस्तान के शहरों की तस्वीरें हैं। फ्री फिलिस्तीन के मुद्दे पर प्रदर्शनकारियों के विद्रोह को नापाक सरकार बंदूक के बटों तले कुचल रही है। टीएलपी अध्यक्ष साद रिजवी पर पाक सैनिकों ने फायरिंग कर दी। रिजवी को 3 गोलियां लगी हैं, जिसके बाद हिंसक प्रदर्शन और बढ़ गया। टीएलपी समर्थकों पर जब गोलियां चलाई जा रही थी तो वो अपनी जान बचाकर भाग रहे थे। कोई पाक आर्मी की गोली का शिकार हो रहा था तो कोई मुनीर की सेना के जुल्मों पर आंसू बहा रहा था। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मोबाइल इंटरनेट बंद कर दिया गया है। सुरक्षा बलों ने शहर के बड़े रास्तों को कंटेनरों से यहां घेर लिया है। चल रही है फायरिंग की आवाजें आप सुन रहे हैं। मुनीर की सेना भले ही प्रदर्शनकारियों का रास्ता रोक रही है, उन पर फायरिंग कर रही है, लेकिन ये विद्रोह शहबाज सरकार को जरूर भारी पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तानी सरकार और टीएलपी के बीच तल्खी बढ़ती जा रही है। शहर शहर जलती इस चिंगारी में मुनीर और शहबाज की जोड़ी राख हो जाएगी, क्योंकि शहर शहर जलती ये चिंगारी अब ज्वाला बनेगी और उसमें मुनीर का साम्राज्य जलकर खाक हो जाएगा। अब प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच झड़पों में स्थिति और अधिक हिंसक होती जा रही है। ये 6 तस्वीरें देखिए और अंदाजा लगाइए कि मुल्तान से फैसलाबाद तक कैसे ये विद्रोह हिंसक होते जा रहा है। ये मंजर अमेरिकी दूतावास के पास का है, जहां इस्लामाबाद की तरफ से बढ़ रहे प्रदर्शनकारियों पर सुरक्षा बलों ने भीषण गोलीबारी की है, जिसके बाद हर तरफ चीख पुकार मच गई है। जरा इस तस्वीर को भी देख लीजिए। फ्री फिलिस्तीन के मुद्दे पर शुरू हुए इस प्रदर्शन में उसी का पोस्टर जलकर खाक हो गया है। ट्रकों में आग लगा दी गई है। मुरिदके में तो और भी बुरा हाल है। सड़कों पर आगजनी हो रही है और सैनिक ताबड़तोड़ गोलियां बरसा रहे हैं। मुनीर की सेना अपने लोगों को मार रही है। भाई कोई इधर करो यार। एक तरफ पाकिस्तान जल रहा है, शहर शहर हाहाकार मचा हुआ है, प्रदर्शनकारियों पर स्नाइपर से फायर किए जा रहे हैं, लेकिन मुनीर के सैनिक इतने बेशर्म हैं कि अपने ही लोगों को मारकर हंसते नजर आ रहे हैं। टीएलपी ने अब दावा किया है कि फायरिंग में अभी तक 300 से ज्यादा प्रदर्शनकारी मारे गए हैं, जबकि 1500 से ज्यादा घायल हुए हैं। और यकीन ना हो रहा हो तो ये तस्वीरें देख लीजिए और कायराना शहबाज सरकार की कायरता का अंदाजा लगाइए। कैसे अपनी आवाम में मुनीर की सेना ने गोलियां चलाई, उन्हें मौत के घाट उतारा। मौत के खूनी खेल की ये तस्वीरें मुरिदके की है। और हद तो तब हो गई जब अपने ही लोगों को मारकर शहबाज की फौज और सुरक्षा बल अपनी ही पीठ थपथपा रहे थे। देखिए इस चेहरे को, यही वो हैवान है जिसे अपनी ही जनता को मारने के लिए उसका बॉस यहाँ शाबाशी देता हुआ नजर आ रहा है। कई शहरों में प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच हिंसक झड़पें जारी है और मुनीर की फौज अपने ही लोगों को मौत के घाट उतारकर जश्न में डूबी है। टीएलपी ने भी साफ कर दिया कि वो शहबाज सरकार के आगे घुटने नहीं टेकेगी और इसके लिए बाकायदा प्रदर्शन और तेज करने का ऐलान भी किया गया। पाकिस्तान में शहर शहर चक्का जाम करने की तकरीर दी गई कि आओ और मुल्क को जाम कर दो। इतना ही नहीं, आवाम से अपील की गई कि इस मौत के सौदागर शहबाज सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरो और पूरे मुल्क को जाम कर दो। अब ये तस्वीर देखिए, लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम के बाहर की है, जहां पर प्रदर्शनकारी पत्थरबाजी कर रहे हैं। तो वहीं शहर शहर बढ़ते बवाल के बीच वकीलों और सुरक्षा बलों के भी भिड़ने की तस्वीरें सामने आई है। देखिए कैसे वकील सुरक्षा बलों को पीट रहे हैं। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए मुनीर की सेना ताबड़तोड़ फायरिंग कर रही है, तो वहीं टीएलपी कट्टरपंथी भी सुरक्षा बलों पर पत्थर बरसा रहे हैं। मतलब साफ है कि अगर ऐसा ही रहा तो गृह युद्ध में जलते पाकिस्तान के हालात और भी खौफनाक हो जाएंगे और जल्द ही शहबाज और मुनीर की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। अब ऐसे में सवाल उठता है कि आखिरकार पाकिस्तान में इस भयंकर बवाल के पीछे की वजह क्या है? क्यों शहबाज का देश सुलग रहा है? दरअसल टीएलपी पाकिस्तान सरकार के उस रुख से खफा है जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के गाजा पीस प्लान पर पाकिस्तान ने हामी भरी है। क्यों जल रहा है पाकिस्तान? गाजा पर जल रहा है पाकिस्तान। जी हां, ये बार बार हम आपको बता रहे हैं कि टीएलपी शांति समझौते पर पाकिस्तान के समर्थन से नाराज है और उधर टीएलपी का प्रदर्शन 10 अक्टूबर को शुरू हुआ था। टीएलपी का प्रोटेस्ट फलस्तीन और गाजा के समर्थन में है। अमेरिकी दूतावास के बाहर जुलूस और प्रदर्शन हो रहा है। टीएलपी समर्थकों को रोकने के लिए यहां गोलीबारी की गई। पाकिस्तान में शहर शहर प्रदर्शन और बवाल और ज्यादा बढ़ गया।
सुरक्षा बलों की फायरिंग में 300 लोग मारे गए हैं, ये दावा किया गया और 1500 से ज्यादा लोग यहां घायल हुए हैं। टीएलपी का कहना है कि गाजा के लोगों के साथ एकजुटता दिखाने के अलावा हमारी कोई मांग नहीं है। अगली खबर का रुख करेंगे। हम आपको बता दें कि गाजा में चली 2 साल की लड़ाई के बाद इजरायली बंधकों की आज रिहाई हुई। हमास ने सभी 20 इजरायली बंधकों को रिहा कर दिया। इन्हें 2 बैचेस में छोड़ा गया। हमास ने इन्हें रिहा कर रेड क्रॉस को सौंपा और इसके बाद बंधकों को इजरायली सेना के हवाले कर दिया गया। बंधकों के स्वागत और पीस प्रोसेस का नेतृत्व करने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप खुद पहुंचे। और हमास ने बंधकों को 2 जत्थे में रिहा किया। पहले जत्थे में 7 बंधक और दूसरे जत्थे में 13 बंधकों की रिहाई हुई। इस मौके पर तेल अवीव के बंधक चौक पर हजारों की संख्या में इजरायली नागरिक मौजूद रहे। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने खुद इस पीस प्रोसेस का नेतृत्व किया। इजरायली संसद में बंधक परिवारों के साहस और धैर्य के लिए तालियां बजी। 2 साल की कैद के बाद जैसे ही इजरायली बंधक अपने परिवार से मिले, पूरा परिवार खुशी से झूम उठा। कहीं बंधकों के परिवार वालों ने डांस किया तो कहीं खुशी के आंसू दिखे। कहीं परिजनों को देखकर बंधक गले मिले। ट्रंप ने अपने स्पीच में कहा कि ये इजराइल और दुनिया के लिए एक बड़ी जीत है। ये एक नए मिडिल ईस्ट की ऐतिहासिक सुबह है। वहीं नेतन्याहू ने कहा कि आज 2 साल के युद्ध का अंत हुआ है। भ्रष्टाचार, गुंडाराज और परिवारवाद को लेकर पहले ही विरोधियों के निशाने पर रही लालू फैमिली की ऐन चुनाव से पहले एक बार फिर से मुश्किलें बढ़ गई हैं, क्योंकि कोर्ट ने आईआरसीटीसी घोटाले मामले में लालू यादव, तेजस्वी यादव समेत सभी आरोपियों के खिलाफ आरोप तय कर दिए हैं। यानी इनके खिलाफ अब मामले में ट्रायल की शुरुआत हो जाएगी। और ये लालू फैमिली ही नहीं, महागठबंधन को भी झटका देने के लिए काफी, क्योंकि दिल्ली की राउज रेवेन्यू अदालत ने आईपीसी 420, आईपीसी 120B, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की धारा 13(2) और 13(1)D की तरह इन्हें दोषी ठहराया है। और आईपीसी की धारा 420 का मतलब तो देश का बच्चा बच्चा भी जानता है, धोखाधड़ी और बेईमानी, जो उन्होंने कोर्ट जाने के दौरान भी दिखाई दी। जस्टिस विशाल गोगदे ने लालू यादव से पूछा, आपने षड्यंत्र रचा, आपने लोक सेवक के रूप में अपने पद का दुरुपयोग किया, टेंडर प्रोसेसिंग में दखल दिया और टेंडर हासिल करने की शर्तों में हेराफेरी की, जिस पर लालू यादव समेत राबड़ी और तेजस्वी ने अपना अपराध मानने से इनकार कर दिया। चुनाव आया है तो इस तरह की चीजें होंगी। शिक्षा से लड़ते आए हैं और आगे भी लड़ेंगे, और तूफानों से लड़ने में मजा ही कुछ और है। तेजस्वी भले ही इसे लेकर घबराहट नहीं दिखा रहे हो, लेकिन बीजेपी और जेडीयू ने तो मोर्चा ही खोल दिया है। भ्रष्टाचार करेगा, आरोप तो उसी पे तय होगा ना। जनता दल यूनाइटेड, समता पार्टी के लालू प्रसाद जी से अलग होने की बड़ी वजह उनका और उनके परिवार का भ्रष्टाचार में लिप्त होना था। इधर कांग्रेस और महागठबंधन के दूसरे साथी इसे चुनावी रंजिश बताकर डैमेज कंट्रोल में जुट गए हैं। लालू जी, तो देखिए किस तरीके से लालू यादव की फैमिली की दिक्कतें बढ़ गई हैं। जाहिर सी बात है कि चुनाव एकदम सिर पर है, उससे पहले इस तरीके के आरोप तय होना आईआरसीटीसी मामले में कहीं ना कहीं ये बहुत गंभीर मसला है। चुनाव को देखते हुए एक तरफ तेज प्रताप खड़े हुए हैं और दूसरी तरफ अब ये आरोप तय हो गए हैं। अब सवाल ये है कि इस मामले को दोनों गठबंधन किस तरह भुनाने की कोशिश करेंगे। एनडीए इस मुद्दे के जरिए अपना हमला तेज कर चुका है। वोट चोरी के मुद्दे की धार कुंद करना अब आसान नहीं। जेडीयू महागठबंधन से अलग होने को जस्टिफाई करेगी। आरजेडी इसके जरिए सिंपैथी गेन करने की कोशिश कर सकती है। राजनीतिक उत्पीड़न के तौर पर अब इसे प्रचारित किया जाएगा। महागठबंधन इसे चुनावी रंजिश बता जनता के बीच जाएगा। अगली खबर का हम रुख करेंगे और मैं आपको बता दूं कि अब बात तेज प्रताप यादव की करना भी बहुत जरूरी हो जाता है, जो पूरे उत्साह के साथ बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं। अब उन्होंने अपने उम्मीदवारों की सूची भी जारी कर दी है। वैशाली से लेकर गोपालगंज और छपरा तक तेज प्रताप ने अपने खास सुपर 21 को मैदान में उतार दिया है। क्योंकि जिस तरह से लोग तेज प्रताप की सभाओं में आ रहे थे और उनसे मुलाकात कर रहे थे, वो दिखता है कि तेज प्रताप कुछ न कुछ गुल तो जरूर खिलाएंगे। कभी अपने बयानों से, कभी सोशल मीडिया के जरिए तेज प्रताप लगातार सुर्खियां बटोर रहे हैं। उनके वीडियोस, उनके बयान सोशल मीडिया पर खासे पसंद किए जा रहे हैं। अब बात जनशक्ति जनता दल के संभावित उम्मीदवारों की, तो तेज प्रताप यादव महुआ से ही विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। बिहार के वैशाली जिले में मौजूद महुआ उनकी पारंपरिक सीट बन चुकी है, जहां से वो 15 अक्टूबर को नामांकन करने वाले हैं। जनशक्ति जनता दल की पहली लिस्ट में महुआ विधानसभा से उम्मीदवार के तौर पर तेज प्रताप यादव का नाम तो फिक्स है, लेकिन दूसरे और उम्मीदवार इस सूची में जगह पाते हैं, ये तो सिर्फ तेज प्रताप ही जानते होंगे।
प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज में हंगामा थमने का नाम नहीं ले रहा। 65 उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी होते ही कार्यकर्ताओं ने पटना में जमकर बवाल काटा और गलत लोगों को टिकट देने का आरोप लगाया। और देखिए पटना में जनसुराज के दफ्तर में कैसे हंगामा मचा है। कटिहार के बलरामपुर से आया ये कार्यकर्ता गलत लोगों को टिकट देने का आरोप लगा रहा है। वहाँ गलत आदमी को टिकट दिया है। आसाम मुखिया बलरामपुर 65 कटिहार डिस्ट्रिक्ट। ये है पटना जिले के बख्तियारपुर के पुरुषोत्तम कुमार। इनका दावा है कि सभी सर्वे में ये पहले दावेदार थे, लेकिन जब टिकट देने की बारी आई तो उसे टिकट दे दिया जो कभी दावेदार था ही नहीं। जो कंधा लगाया उसको उन्होंने शराब करने का काम किया। लिस्ट हमने जारी कर दी है। 9 अक्टूबर को 51 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी हुई थी। उस दिन भी प्रशांत किशोर पर गलत लोगों को टिकट देने का आरोप लगा था। आज 64 उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी हुई है और आज भी पीके पर गंभीर आरोप लगे हैं। जनसुराज के कर्ता धर्ता ये कोशिश कर रहे हैं कि अंदर की बात बाहर ना जाए। नाराज लोगों को मीडिया से बात करने से रोका जा रहा है, लेकिन तमाम कोशिशों के बाद भी तस्वीरें सामने आ ही जा रही हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए ने सीट शेयरिंग के मुद्दे को तो सुलझा लिया, लेकिन छोटे सहयोगी हिंदुस्तानी अवामी मोर्चा और राष्ट्रीय लोक मोर्चा ने 6 सीट मिलने पर अपनी नाराजगी जाहिर कर दी है। एचएम के गार्जियन जीतन राम मांझी ने कहा कि कम सीट मिलने से मन दुखी है, तो वहीं आरएलएम के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने कम सीट मिलने पर अपने समर्थकों से माफी मांगी है। हालांकि दोनों नेताओं ने ये जरूर कहा कि वो मजबूती से एनडीए के साथ हैं। बिहार में नीतीश कुमार और देश में पीएम मोदी के हाथ को मजबूत करेंगे, लेकिन दोनों के मन में कम सीट मिलने की टीस जरूर है। यहाँ हमारी मांग 15 थी और उसके बाद वो लोग 6 दिए हैं। मन में दुख तो जरूर है। आरएलएम प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा भी 6 सीट मिलने से दुखी है। उन्होंने अपने समर्थकों को सोशल मीडिया के माध्यम से संदेश दिया है, जिसमें लिखा है, प्रिय मित्रों, साथियों, आप सभी से क्षमा चाहता हूँ। आपके मन के अनुकूल सीटों की संख्या नहीं हो पाई। उपेंद्र कुशवाहा 10 और जीतन राम मांझी 15 सीट की डिमांड कर रहे थे, लेकिन दोनों को 6 सीटें मिली हैं। सूत्रों के हवाले से जो खबर है उसके मुताबिक दोनों परिवार और रिश्तेदार के मोह में फंस गए। अमित शाह को ये नहीं बता पाए कि किस सीट पर कौन उम्मीदवार होगा। इसके अलावा इनका पिछला प्रदर्शन भी कोई खास नहीं रहा है। एनडीए में सीट शेयरिंग के फॉर्मूले से मांझी कुशवाहा भले ही खफा हों, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के हनुमान चिराग पासवान की जरूर लॉटरी लग गई है। 2020 में एनडीए से अलग होकर चुनाव लड़ने वाले चिराग पासवान 2025 में अपने मन के मुताबिक डील करने में सफल रहे। विधानसभा में एक भी विधायक न होने के बावजूद इतनी सीटें हासिल करना उनके दबदबे को बताता है। क्योंकि कई दिनों से एनडीए में सीटों के बंटवारे को लेकर पटना से दिल्ली तक माथापच्ची चल रही थी। जब बंटवारे का फॉर्मूला सामने आया तो चिराग पासवान सब पर भारी पड़े नजर आए। एलजेपी आरवी को 29 सीटें मिली हैं। चिराग ने पहले 40 सीट की डिमांड की थी, फिर 30 पर अड़े और 29 सीट पर फाइनल मोहर लग गई। चिराग के लिए बीजेपी ने ही नहीं बल्कि जेडीयू ने भी बड़ा दिल दिखाया है। 2020 में जेडीयू 115 पर लड़ी थी और अब 101 पर लड़ेगी, तो वही बीजेपी 2020 में 110 सीट पर लड़ी थी, जो कि अब 101 सीट पर लड़ेगी। 2020 के विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान एनडीए से अलग होकर लड़े। 137 सीट पर लड़ने के बाद सिर्फ 1 सीट पर जीते, लेकिन जेडीयू को कम से कम 40 सीटों पर सीधा नुकसान पहुंचाया। लोकसभा चुनाव से पहले चिराग पासवान ने एनडीए में वापसी की और 100% स्ट्राइक रेट के साथ 5 सीटों पर जीत हासिल की, जिसके बाद विधानसभा में विधायक की पार्टी एलजेपी आरवी 29 सीट हासिल करने में सफल रही, जो ये साबित करने के लिए काफी है कि बिहार की सियासत में चिराग का दबदबा कायम है। उत्तर प्रदेश समेत देश भर में घुसपैठियों के खिलाफ अभियान चल रहा है। अवैध तरीके से रह रहे बांग्लादेशी और रोहिंग्या के खिलाफ अब एक्शन लिया जा रहा है, लेकिन समाजवादी पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव को ये अभियान बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है, क्योंकि ये उनके पीडीए समीकरण के अनुकूल नहीं है। अखिलेश यादव ने इन कार्रवाइयों की आलोचना करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ही घुसपैठिया करार दे दिया है। हमारे यहाँ भी घुसपैठी है यूपी में, मुख्यमंत्री जी उत्तराखंड के हैं। तो क्या अखिलेश यादव को घुसपैठियों से कोई परहेज नहीं है और इसे वो मुद्दा ही नहीं मानते? भारतीय जनता पार्टी के पास सब फर्जी आंकड़े हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी के आंकड़े मानोगे तो डूब जाओगे। जो लोग पलायन के आंकड़े दे रहे हैं, हमारे यहाँ भी घुसपैठी हैं यूपी में, मुख्यमंत्री जी उत्तराखंड के हैं। यूपी में अवैध घुसपैठिया बहुत ही बड़ी समस्या है। लखनऊ में 50,000 बांग्लादेशी घुसपैठिए रह रहे हैं, जबकि प्रयागराज में इनकी संख्या 30,000 के आसपास है। वाराणसी में 15,000 और कानपुर में ये संख्या 45,000 के करीब बताई जा रही है, जिसके लिए योगी सरकार ने रोड मैप तैयार किया है। इसी पर अखिलेश चिढ़ गए हैं। अखिलेश यादव जी का ये मानसिक दिवालियापन है। बेहद गैर जिम्मेदार बयान उन्होंने देने का काम किया है। अखिलेश के लिए घुसपैठ मुद्दा इसलिए नहीं है क्योंकि उन्हें 2027 की चिंता है।
अगली खबर का रुख करेंगे। हम आपको बता दें कि राजधानी लखनऊ में हुई बहुजन समाज पार्टी की रैली के बाद समाजवादी पार्टी के अब कान खड़े हो गए हैं। और मैं इसलिए ऐसा कह रही हूं क्योंकि अब पार्टी जो है वो अलर्ट मोड में नजर आ रही है। कहां तो बीएसपी को सियासत में हाशिए पर मान लिया गया था, लेकिन मायावती की रैली का शोर अखिलेश यादव को नए सिरे से सोचने पर मजबूर कर रहा है। अखिलेश यादव को अपने पीडीए के डी यानी दलित पर फोकस करना होगा। यही वजह है कि समाजवादी पार्टी ने अपनी सुस्त पड़ी पीडीए पंचायत में तेजी लानी शुरू कर दी है। एक तो पंचायत चुनाव की सुगबुगाहट थी, ऊपर से मायावती की विशाल रैली ने अखिलेश यादव के होश उड़ा दिए हैं और सपा अलर्ट मोड पर आ गई है। सभी विधानसभा के सभी वार्डों में पीडीए की पंचायत हो रही है और पीडीए के बारे में घर घर तक पहुंचकर हम लोग बताने का काम कर रहे हैं। जनवरी के महीने में सपा ने इस पंचायत की शुरुआत की, नाम दिया गया पीडीए पंचायत, लेकिन माया की रैली के बाद इसमें कुछ बदलाव किया जा रहा है। अब मौजूदा बीजेपी की सरकार के साथ ही मायावती और बीएसपी की कमी गिनवाई जाएगी। जिस तरह से मायावती ने अखिलेश पर वार किया, सपा भी बसपा पर पलटवार करेगी। जबकि इससे पहले तक अखिलेश अपने सामने सिर्फ बीजेपी को देख रहे थे, लेकिन अब हाथी बीज जाग गया है। बीजेपी के पूर्व नेता और विधायक टी राजा एक बार फिर से सुर्खियों में है और इस बार उन्होंने उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ की है और उनका कहना है कि गुजरात में भी यही मॉडल लागू होना चाहिए। क्योंकि टी राजा जानते हैं कि यूपी में अपराध किया तो यमराज से मुलाकात पक्की है। योगी फोर्स बदमाशों का इलाज बुलेट से करना जानती है। ऐसे में टी राजा कह रहे थे कि गुजरात में भी ऐसा ही मॉडल होना चाहिए। योगी जी ने ऐसी टीम बनाई है जो बोलती कम ठोकती ज्यादा। तो वो काम हमारे गुजरात में भी अगर चालू हो गया तो अभी 30-35 साल से भगवा है, आने वाले 70 साल तक ये भगवा झुकने वाला नहीं है। इसके अलावा टी राजा ने भारत में रहने वाले उन दहशतगर्दों पर भी निशाना साधा जो भारत की खाकर उसी से गद्दारी करते हैं। जो आतंकी बनता है ना भारत में रहकर, वो एक बाप की औलाद नहीं रहता मेरे मित्रों, क्योंकि इनके घर में आना जाना बहुत लोगों का होता है। और ये जो आतंकियों की जो पैदाशी होती है ना, ये हलाल की पैदाशी होती है। टी राजा ने एक बार फिर अपने बयान से नए विवाद को जन्म दे दिया है। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में मेडिकल छात्रा से गैंगरेप के मामले ने सबको झकझोर दिया है। हालांकि पुलिस ने इस मामले में सभी 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और इसके बाद भी इस मामले को लेकर पश्चिम बंगाल में अब सियासत गर्मा गई है। और इस घटना के विरोध में दुर्गापुर में बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे। ममता सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो उनसे उलझ गए। हालांकि बंगाल पुलिस ने गैंगरेप के सभी 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन इस शर्मनाक घटना पर ममता बनर्जी के बयान पर सियासत परवान पर है। बीजेपी दीदी को छोड़ने के मूड में नहीं है। पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी दुर्गापुर पहुंचे। पीड़ित के पिता से मुलाकात की, लेकिन उसके पहले उन्हें पुलिस ने रोक दिया, जिसके बाद वो ममता सरकार पर बिफर पड़े। पुलिस का दबाव से डॉक्टर को मना कर दिया। कोई प्रेस और कोई पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, कोई कमीशन, कोई पब्लिक का साथ बात मत कीजिए। अगले साल पश्चिम बंगाल में चुनाव है। बीजेपी घुसपैठ और तुष्टीकरण के मुद्दे पर ममता सरकार को पहले से ही घेर रही है। अब गैंगरेप के बाद सीएम ममता बनर्जी के गैर जिम्मेदाराना बयान ने बीजेपी को बंगाल सरकार पर हमला बोलने का एक और मौका दे दिया है। उत्तर प्रदेश को अपराध मुक्त बनाने के लिए कई जिलों में ऑपरेशन क्लीन चलाया जा रहा है। मेरठ में पुलिस ने 25,000 के नामी बदमाश और बच्ची से गैंगरेप के आरोपी शहजाद उर्फ निक्की को एनकाउंटर में ढेर कर दिया। और ऐसी ही कार्रवाई राजधानी लखनऊ में भी देखने को मिली। यहाँ 1 लाख के नामी बदमाश गुरु सेवक को पुलिस ने मार गिराया। यानी यूपी में जो भी अपराध में शामिल होगा उसको योगी फोर्स किसी भी हालत में छोड़ेगी नहीं, चाहे वो छोटा हो या फिर बड़ा। मेरठ में पुलिस ने बदमाश शहजाद उर्फ निक्की का सिर्फ 30 घंटे के अंदर एनकाउंटर में उसे ढेर कर दिया। आरोपी शहजाद ने 7 साल की बच्ची के साथ रेप की घटना को अंजाम दिया था, जिसके बाद उसने बच्ची के घर पर गोलीबारी भी की थी, जिससे पूरा इलाका गूंज उठा था। शहजाद उर्फ निक्की पर 25,000 का इनाम था। आरोपी पर छेड़छाड़, पॉक्सो, चोरी के मुकदमे दर्ज थे। योगी फोर्स की ऐसी कार्रवाई राजधानी लखनऊ में भी देखने को मिली। वहां पुलिस ने 1 लाख के इनामी बदमाश गुरु सेवक को एनकाउंटर में मार गिराया। आरोपी ने कैब चालक की हत्या पर लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया था। आरोपी पर 1 लाख का इनाम घोषित था।
हत्या, लूट, चोरी और आर्म्स एक्ट के मुकदमे भी दर्ज थे। यूपी में पिछले 8 घंटों में ये दूसरा और 16 दिन में 7वां एनकाउंटर है जहां बदमाशों को ढेर किया गया है। त्योहारों के मौसम में आतंकवादी रंग में भंग डाल सकते हैं और यही कारण है कि उत्तर प्रदेश में नेपाल की सीमा पर अब चौकसी बढ़ा दी गई है। उत्तर प्रदेश पुलिस और एसएसबी के जवान लगातार यहां पेट्रोलिंग कर रहे हैं और आने जाने वालों की तलाशी ली जा रही है। बिना पहचान पत्र देखे किसी को नेपाल से भारत आने नहीं दिया जा रहा है। महाराजगंज में नेपाल की सीमा पर यूपी पुलिस और एसएसबी के जवान तैनात हैं। नेपाल से आने वाली गाड़ियों की भी पूरी जांच हो रही है। इसमें श्वान दस्ता भी पूरी मदद कर रहा है। दीपावली से पहले दिल्ली, पंजाब समेत देश के कई शहरों में आतंकी साजिश का अलर्ट जारी हुआ है, जिसके बाद उत्तर प्रदेश में नेपाल से लगी सीमा पर योगी फोर्स का ऑपरेशन टेरर चल रहा है। भारत नेपाल की खुली सीमा को देखते हुए पेट्रोलिंग बढ़ा दी गई है ताकि कोई भी संदिग्ध इन रास्तों से भारत में दाखिल ना हो सके। मध्य प्रदेश के भोपाल में एक बार फिर पोस्टर को लेकर माहौल गर्मा गया है। यहां दीपावली पर खरीदारी को लेकर अब पोस्टर्स लगा दिए गए हैं, जिसमें बजरंग दल ने सनातनी लोगों से सामान खरीदने की अपील की है और इससे हिंदू समुदाय के लोग दीपावली का त्योहार अच्छे से मना पाएंगे, ऐसा बजरंग दल को लगता है। और इसीलिए बजरंग दल ने दिवाली से पहले नई मुहिम छेड़ दी। भोपाल में त्योहार पर खरीदारी को लेकर जगह जगह पोस्टर लगाए गए, जिसमें लिखा गया कि अपना त्योहार अपनों से व्यवहार। बजरंग दल ने गैर हिंदुओं से सामान लेने से दूरी और सनातनी लोगों से सामान खरीदने की अपील की। नहीं, मुसलमान अपना त्योहार नहीं मनाते ना भाई साहब, वो दिवाली नहीं मनाते ना भाई साहब, वो सनातनी को मानते कहाँ हैं? हम तो सनातनी हैं, सनातनी से व्यवहार रखेंगे, उन्हीं से खरीदारी करेंगे। किसी को हलाला पसंद है, किसी को हलाल पसंद है, तो वो विषय अलग है। इसलिए उस सबसे बचने के लिए हम इस विषय को हमारी आस्था खंडित ना हो, ऐसा ध्यान रखेंगे। बजरंग दल ने त्योहार में शुद्धता को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया। 20 अक्टूबर को पूरे देश में दिवाली मनाई जाएगी। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में अवैध कब्जे और अपराधियों पर बुलडोजर से कार्रवाई हो रही है, उसे देखते हुए बुलडोजर का ऑर्डर कर दिया गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि यूपी के गोरखपुर में 100 से ज्यादा बुलडोजर मालगाड़ी पर लदे दिखाई दिए। मतलब साफ है कि उत्तर प्रदेश में माफियाओं का अब खैर नहीं। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि गोरखपुर में अचानक एक साथ 100 से ज्यादा बुलडोजर दिखे। यह सभी एक मालगाड़ी पर लदे नजर आए जो गोरखपुर स्टेशन से होकर जा रहे थे। जैसे ही मालगाड़ी स्टेशन पर पहुंची, लोग इसका वीडियो बनाने लगे। हर कोई यही कह रहा था कि बाबा का बुलडोजर आया है। जिले ही नहीं, पूरे प्रदेश के माफियाओं की शामत आ गई है। ऐसा इसलिए यूपी में हर कोई जानता है कि भूमाफिया हो या फिर अपराधी, कोई बचने वाला नहीं है। योगी फोर्स एक्शन मोड में है। जो भी अवैध कब्जा करेगा उस पर बुलडोजर चलना तय है। उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश तक बुलडोजर एक्शन की गूंज सुनाई दी। कहीं कॉलोनी के कब्जे पर बुलडोजर चला तो कहीं अवैध ढाबों पर कार्रवाई हुई। प्रशासन के बुलडोजर ने अतिक्रमण को अब ध्वस्त कर दिया है। और यूपी में अवैध कॉलोनी पर तो एमपी में अतिक्रमण पर बुलडोजर चला है। बिजनौर में खालिद ताली बंधुओं पर दूसरे दिन भी प्रशासन ने शिकंजा कसा। प्रशासन की टीम जब कॉलोनी में पहुंची तो सरकारी चक्रोड और नाली पर कब्जा मिला। टीम ने बुलडोजर चलाकर जमीन को कब्जा मुक्त कराया और कॉलोनी का गेट ध्वस्त करके सरकारी रास्ता दोबारा खोला। तो वहीं मध्य प्रदेश के रतलाम में भी प्रशासनिक कार्रवाई ने हड़कंप मचा दिया है। नामली के पास 4 लेन और दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे किनारे बने ढाबों पर सुबह 5 बजे बुलडोजर एक्शन हुआ। अतिक्रमण और अवैध गतिविधियों की शिकायत के बाद प्रशासन ने इन ढाबों को जमींदोज कर दिया। दोनों जगहों पर बुलडोजर की गूंज ने साफ संदेश दिया है कि अवैध कब्जे और अतिक्रमण किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। पंजाब के फिरोजपुर में पुलिस और प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। यहाँ प्रशासन के पीले पंजे ने नशे का कारोबार करने वाले एक अपराधी के घर पर कार्रवाई की है और जांच में इस मकान में अतिक्रमण का मामला भी सामने आया था, जिसके बाद प्रशासन ने कार्रवाई शुरू कर दी। बुलडोजर के साथ पहुंची टीम ने तस्कर के घर में बने अवैध हिस्सों को तोड़ना शुरू कर दिया। अतिक्रमण की हुई जमीन को भी खाली करवाया गया। विरोध प्रदर्शन की आशंका देखते हुए बड़ी संख्या में पुलिस बल की मौजूदगी थी। मजिस्ट्रेट और पुलिस अधिकारियों के सामने कार्रवाई शुरू होते ही आरोपी के परिजनों ने गुहार लगाना शुरू कर दिया। पुलिस ने परिजनों को चेतावनी दी कि आरोपी का साथ देने और उसकी अर्जित प्रॉपर्टी को बचाने के आरोप में उन पर भी कार्रवाई हो सकती है। परिजनों की आंखों के सामने एक एक कर निर्माण तोड़ा जाता रहा और उनके पास सिवाय हाथ मलने के कोई चारा नहीं था। अब बात करेंगे आदमखोर भेड़ियों की। 35 दिनों से बहराइच में आदमखोर भेड़ियों की तलाश लगातार जारी है। ना तो वो पकड़े गए हैं और ना ही वो मारे जा रहे हैं।
खौफ का आलम यह है कि अब माइकिंग से लोगों को सतर्क किया जा रहा है। वन विभाग और प्रशासन की टीम लोगों से सुरक्षित रहने की अपील कर रही है। अब सवाल ये भी खड़ा होता है कि इतनी कोशिशों के बाद भी आदमखोर भेड़िए कैसे बच रहे हैं, पकड़ में क्यों नहीं आ पा रहे? क्योंकि ड्रोन दिन रात इलाके में उड़ रहा है, पूरा लिंकिंग कर रहा है, पूरा लोग हथियार के साथ गश्त कर रहे हैं। वन विभाग और प्रशासन की टीम दिन रात तलाश में लगी हुई है। अब तो गांव-गांव जाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। प्रशासन की टीम लोगों को बता रही है कि आखिर कैसे सुरक्षित रहा जाए। माइकिंग करके लोगों को आदमखोर भेड़ियों से बचाने के उपाय बताए जा रहे हैं। घर के अंदर ही रखें, प्रकाश की पर्याप्त व्यवस्था रखें, सोने से पहले दरवाजा पल्ला बंद करके अंदर ही सोएं। बहराइच में 9 सितंबर को आदमखोर भेड़िए ने पहला शिकार किया था और तब से अब तक 6 लोगों की मौत हो चुकी है और 25 से 26 लोग घायल हैं। 6 लोगों की इसमें दुखद मृत्यु हुई है और 25-26 लोग इसमें घायल हुए हैं और विभाग और प्रशासन की टीमें लगातार उसको रेस्क्यू करने पकड़ने की कोशिश की है। एक तरफ आदमखोर भेड़ियों की तलाश में टीम दिन रात लगी हुई है तो वहीं दूसरी तरफ बढ़ते खतरे को देखते हुए लोगों को माइकिंग के माध्यम से अलर्ट किया जा रहा है ताकि लोगों की जान बचाई जा सके। घर के अंदर रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद। दिल्ली की साइबर पुलिस ने ठगी करने के आरोप में एक शख्स को धर दबोचा है। पुलिस के मुताबिक आरोपी सोशल मीडिया पर खुद को ऑनलाइन तांत्रिक बताकर भूत प्रेत हटाने और समस्याओं का समाधान का झांसा देकर लाखों रुपए की वसूली करता था। पुलिस ने आरोपी के पास से मोबाइल फोन, सिम कार्ड, डेबिट कार्ड, चेकबुक और एक फर्जी वेबसाइट भी बरामद की है। आरोपी इंस्टाग्राम पर @aghori_G_Rajasthan नाम से पेज चलाता था जिस पर लाखों फॉलोअर्स हैं। प्रेम विवाह, पारिवारिक कलह, सौतन से छुटकारा या बुरे साये से मुक्ति का समाधान कर सकता है। आरोपी लोगों को ये कहकर डराता था कि उनके घर में बुरी आत्माएं हैं और उन्हें दूर रहने के लिए खास पूजा करनी होगी। इसके लिए आरोपी लाखों रुपए की वसूली भी करता था। इसका काम प्योरली लोगों के इमोशंस का फायदा उठा के लोगों को ठगना था, जो इसने सर्टेनली ठगा। हमारे केस में भी 1 लाख रुपए से ज्यादा इसने हमारी कंप्लेनेंट से जो है उनसे ठगा है। दिवाली के त्योहार में बस कुछ ही दिन बचे हैं और उससे पहले ही राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण की बात कही जा रही है, या यूं कहिए कि वायु प्रदूषण ने दस्तक दे दी है। मौसम के बदलते मिजाज के साथ ही प्रदूषण भी अब बढ़ गया है। दिल्ली के कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स में गिरावट देखने को मिली है। और ये दिल्ली की हर साल की कहानी है। ठंड की आहट के बीच प्रदूषण भी अपने तेवर दिखाने शुरू कर देता है। दशहरा और दिवाली के आसपास अक्सर देखा जाता है कि जो हवा है, AQI का जो लेवल है वो खराब श्रेणी में पहुंचना शुरू हो जाता है। दिवाली को कुछ ही दिन बचे हैं और ऐसे बीच दिल्ली की हवा में जहर घुलना शुरू हो गया है। राजधानी के कई इलाकों का AQI 200 के पार पहुंच गया है, जबकि कई इलाकों का AQI 300 के पार हो गया है। आनंद विहार, जिसका AQI 321 दर्ज किया गया, वहीं जहांगीरपुरी का 202, द्वारका सेक्टर का 201, ओखला का 237 और बवाना का 198 AQI दर्ज किया गया, जो खराब श्रेणी में आता है। विशेषज्ञों का कहना है कि 14 अक्टूबर के बाद हालात और भी गंभीर हो सकते हैं और इसको लेकर एयर क्वालिटी अर्ली वार्निंग सिस्टम ने चेतावनी जारी कर दी है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में सड़क धंसने की घटना सामने आई है। हाईवे पर अचानक सड़क का एक बड़ा हिस्सा धंस गया। 50 मीटर सड़क धंसने से करीब 20 फीट गहरा गड्ढा यहाँ हो गया। ये तस्वीरें इंदौर नर्मदापुरम हाईवे की है, जहां रेलवे ट्रैक से ऊपर से गुजरने वाले पुल का करीब 50 मीटर हिस्सा अचानक धंस गया। सड़क के बीचों बीच करीब 20 फीट गहरा गड्ढा बन गया है। इस हिस्से के नीचे मिट्टी पूरी तरह से बैठ गई, जिससे सड़क का बड़ा हिस्सा ध्वस्त हो गया। गनीमत रही कि हादसे के वक्त वहां कोई वाहन और व्यक्ति मौजूद नहीं था, वरना ये घटना एक बड़े हादसे में बदल सकती थी। हादसे के बाद भी हाईवे पर वाहनों की आवाजाही जारी रही। हैरानी की बात यह है कि प्रशासन फिर भी लापरवाह दिखाई दिया। हादसे के बाद हाईवे पर ट्रैफिक के बावजूद मौके पर सिर्फ एक पुलिसकर्मी ही व्यवस्था संभालता दिखाई दिया। हिमाचल प्रदेश में एक मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के पहले ही भीषण आग में जलकर खाक हो गया और अभी अभी ये मंदिर बनकर तैयार ही हुआ था कि अग्निकांड में करोड़ों का नुकसान हो गया। भयावह आग की तस्वीरें भी सामने आई हैं, जिसमें दिख रहा है कि कैसे भीषण लपटों ने पूरे मंदिर को अपने आगोश में ले लिया है और 4 मंजिला इमारत भयावह तरीके से जल रही है। ये घटना रविवार शाम की है, जब मंदिर में अचानक आग की लपटें उठने लगी। गांव वाले इकट्ठा हुए और आग बुझाने के प्रयास करने लगे। आग बढ़ती गई, देखते ही देखते पूरा मंदिर आग की चपेट में आ गया। ये घटना शिमला के नजदीक शनेरी गांव की है, जहां करीब 2.5 करोड़ की लागत से जहरू नाग मंदिर बनाया गया था और अगले साल अप्रैल महीने में इसकी प्राण प्रतिष्ठा होनी थी। लेकिन प्राण प्रतिष्ठा से पहले ही मंदिर आग में पूरी तरह से जल गया। सूचना मिलने के बाद फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया।
हमें 3 शहरों से आग की तस्वीरें मिली हैं जो दिखाती हैं कि आग कैसे कुछ ही पलों में सब कुछ खाक कर देती है। तीनों घटनाओं में आग बेकाबू हुई, लेकिन वजह अलग अलग, कहीं शॉर्ट सर्किट तो कहीं सिलेंडर ब्लास्ट तो कहीं लापरवाही की चिंगारी बताई जा रही है। लखनऊ, कानपुर और बेतिया, तीनों शहरों में आग ने तांडव मचा दिया। लखनऊ में एक बाइक सर्विस सेंटर में लगी आग ने कुछ ही मिनटों में 1 दर्जन से ज्यादा बाइक और सारा सामान खाक कर दिया। भयंकर आग और काला धुआं आसमान तक पहुंच गया। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर घंटों की मशक्कत के बाद आग बुझाई। वहीं कानपुर में एक मकान की 3री मंजिल पर बने कपड़े के गोदाम और कारखाने में शॉर्ट सर्किट से आग भड़क उठी। आग इतनी तेज थी कि देखते ही देखते पूरा स्टॉक जलकर राख हो गया। आसपास के इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। उधर बिहार के बेतिया में मिठाई बनाने के दौरान अचानक आग लग गई। एक के बाद एक 3 सिलेंडर ब्लास्ट हुए। आग ने 4 दुकानों को अपनी चपेट में लिया। जब तक आग पर काबू पाया गया, तब तक लाखों का सामान जलकर राख हो गया।